सुमन, माँ कैसी है? माँ जी, हाँ वो बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी खांसी है। हाँ मैंने दवाई दिलवा दी थी, ठीक हो जाएंगी। ये लो बात करो। विक्रम बेटा, मेरे लाल, मेरे बच्चे, कैसा है तू? माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुम मुझे ठीक नहीं लग रही माँ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, मेरी चिंता मत कर। सुमन मेरा ख्याल रखने के लिए आ जाती है, पूरा दिन मेरे साथ ही रहती है। मेरे लाल, अपना ख्याल रखना। तेरी बूढ़ी माँ हर पल तेरी चिंता करती है। चिंता मत करो माँ, मैं सुरक्षित हूँ और जीत हासिल करने के बाद मैं जल्द ही आपके पास लौटूंगा। एक माँ का आशीर्वाद है मेरे बेटे, तू धरती माँ की रक्षा में जरूर सफल रहेगा। जीता रहे मेरे बच्चे, जीता रहे। लाजवंती के पति चरण सिंह फौज की सेवा में शहीद हो गए थे। बेटा विक्रम भी देश की सेवा कर रहा है। विक्रम की माँ लाजवंती कुछ समय से बीमार है, पर विक्रम अभी घर नहीं आ सकता क्योंकि सीमा पर जंग छिड़ चुकी है और विक्रम उसी जंग में दुश्मनों को हराने की पूरी कोशिश कर रहा है। विक्रम फोन रख देता है, पर उसका मन माँ के लिए थोड़ा उदास हो जाता है। तभी उसका दोस्त आशीष आ जाता है। क्या हुआ विक्रम, तेरी आंखों में आंसू क्यों आ गए? पता नहीं आशीष, माँ से बात हुई थी अभी फोन पर। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। बस धरती माता के प्रति अपना फर्ज निभाते हुए मैं जंग जीत जाऊं तो माँ के प्रति बेटे का फर्ज निभाने के लिए उनसे मिलने भी जाऊंगा। मन बहुत उदास हो रहा है यार। मैंने माँ को वादा किया है कि मैं अपनी पूरी ताकत और साहस के साथ अपने देश की सेवा करूंगा और जीत कर जल्द से जल्द माँ से मिलने आऊंगा। ऐसा ही होगा मेरे दोस्त, हम ये जंग जरूर जीतेंगे और दुश्मनों को धूल चटा देंगे। अगले दिन मेजर विक्रम और उसके साथी जंग के लिए तैयार थे। मेजर विक्रम ने निडरता से अपने सैनिकों का नेतृत्व किया और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ दुश्मन को पीछे धकेल दिया। दोनों तरफ से खूब बमबारी, गोलीबारी और बंदूकों का सामना हुआ, पर जीत भारतीय सेना की ही हुई। हे, जीत हमारी हुई, हमारी जीत हुई विक्रम, हमारी जीत हुई। आ यार गले लग जा। हाँ, हम सब ने कर दिखाया। आखिर हमने दुश्मन सेना को पछाड़ दिया। सब बहुत खुश थे। एक लंबी और भीषण लड़ाई के बाद भारत विजयी हुआ। विक्रम और उसके साथियों ने खूब खुशियां मनाई। उन्होंने जंग जीत ली थी। अब बस इंतजार था विक्रम को अपनी माँ से मिलने का। मैं आ रहा हूँ माँ, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। धरती माँ की सुरक्षा और सेवा के बाद विक्रम अपनी माँ से मिलने के लिए बहुत उत्साहित था। वो जल्दी से जल्दी अपने गांव पहुंचना चाहता था। आशीष पता नहीं, बार बार दिल बहुत धड़क रहा है। अब तो इंतजार भी नहीं हो रहा, अजीब सी बेचैनी हो रही है। तो काफी समय से नहीं मिला ना, इस वजह से ऐसा है। मैं तो बीच में छुट्टियों में हो आया था, पर तुझे जाने का मौका नहीं मिला था। हो सकता है इसी वजह से तेरा थोड़ा दिल बेचैन हो रहा हो, क्योंकि तू काफी समय से माँ से नहीं मिला है। विक्रम का दिल भावनाओं से धड़क रहा था। अपनी जीत पर गर्व और अपनी प्यारी माँ को देखने की उत्सुकता में बेचैन हो रहा था। कुछ घंटों बाद वो अपने गांव पहुंचता है, पर घर के दरवाजे पर भीड़ लगी देखकर वो चौंक जाता है। विक्रम, तू आ गया बेटा। ताई जी, आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ ताई जी? मेरा दिल घबरा रहा है। माँ कहाँ है? लाजवंती चली गई बेटा,
लाजवंती चली गई। माँ, माँ कहाँ चली गई? माँ। तभी सुमन बाहर आ जाती है और विक्रम से लिपट कर रोने लगती है। विक्रम, विक्रम माँ हमें छोड़कर चली गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। माँ। जैसे ही विक्रम घर में दाखिल हुआ, उसने देखा सामने उसकी माँ की तस्वीर सजी हुई थी, जिस पर फूलों की माला पहनाई हुई थी। विक्रम के आंसू छलक उठे थे। उसकी प्यारी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। विक्रम अपनी माँ की तस्वीर को देख फूट फूट कर रोने लगा। माँ, जब आपको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब मैं आपके साथ न रह सका। इसके लिए मुझे माफ कर देना माँ। आपके अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया मैं आपको देख भी नहीं पाया। सुमन माँ इतनी ज्यादा बीमार थी, तुमने तो कहा था कि उन्हें थोड़ी सी खांसी है, और माँ से भी मेरी बात हुई थी, तब तो उन्होंने कहा था कि वो इतनी बीमार नहीं है। विक्रम, माँ ने मुझे कसम दी थी कि मैं तुम्हें उनकी बीमारी की बात न बताऊं। उन्हें पता था कि अगर तुम उनकी बीमारी के बारे में सुनोगे तो तुम जंग में अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाओ। तुम्हारा मन माँ के लिए विचलित हो जाएगा, कहीं तुम्हारे कदम डगमगा न जाए, इसलिए माँ ने तुमसे सच छुपाया। तुम जानती हो सुमन, माँ के प्यार और आशीर्वाद ने युद्ध के मैदान में मेरे दृढ़ संकल्प को बढ़ाया। असली कुर्बानी तो माँ ने दी है। धरती माँ को बचाने के लिए माँ ने खुद को कुर्बान कर दिया। सब लोग विक्रम और उसकी स्वर्गवासी माँ की बहुत तारीफ करते हैं और उन्हें बहुत सम्मान दिया जाता है। कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से मैं मेजर विक्रम सिंह की माँ श्रीमती लाजवंती देवी को उनके बेटे की असाधारण बहादुरी और बलिदान के लिए ये पदक प्रदान करता हूँ। मेजर विक्रम सिंह, आपकी माताजी के द्वारा अपने देश के लिए कर्तव्य के प्रति समर्पण हमेशा याद किया जाएगा, जो सैनिकों और उनके परिवारों द्वारा किए गए बलिदानों की एक मार्मिक याद दिलाएगा। इसके पश्चात मेजर विक्रम अपनी माँ के प्यार और याद को दिल में लेकर देश की सेवा करते रहे। मेजर विक्रम सिंह चाहते तो छुट्टी लेकर अपनी माँ के पास जा सकते थे, पर उन्होंने देश के प्रति अपने कर्तव्य को पहले महत्व दिया और देश की रक्षा के लिए लगातार जंग में डटे रहे। उधर उनकी माँ ने भी अपने देश के प्रति कर्तव्य को निभाया और अपने बेटे को देश की रक्षा के लिए प्रेरित किया। और सम्मानित शब्दों में कहा जाए तो वे हंसते हंसते वीर गति को प्राप्त हुई। मेजर विक्रम सिंह के बलिदान की कहानी पूरे भारत में फैल गई, जिसने अनगिनत अन्य लोगों को निस्वार्थ और अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होने के लिए प्रेरित किया। उनकी यह कहानी भारत के उन बहादुर सैनिकों को विनम्र श्रद्धांजलि है, जो अटूट समर्पण और बलिदान के साथ अपने देश की सेवा करते हैं। आइए हम उनके योगदान को हमेशा याद रखें और उनका सम्मान करें, साथ ही उनके परिवारों के अटूट प्यार और समर्थन का भी सम्मान करें। कृष्णा अपने सास ससुर और पति के साथ मीरपुर नामक गांव में रहती थी। बेटी के जन्म पर कृष्णा और उसका पति विनोद बहुत खुश थे। विनोद शुरू से ही फौज में भर्ती होना चाहता था और ये उसका सपना था, पर एक एक्सीडेंट में विनोद की जान चली गई और उसका सपना अधूरा रह गया। विनोद के चले जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी कृष्णा पर आ गई।
कृष्णा के सास ससुर अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार अपनी पोती को मानते थे। उन्हें लगता था कि उसके पैदा होने के बाद ही विनोद बीमार हुआ था, इसलिए वो सीधे मुंह पोती से बात नहीं करते थे। कृष्णा गांव के साहूकारों के खेतों में काम करके घर का गुजारा करती थी। एक दिन, अरे क्या करेगी इसे पढ़ा लिखा कर, एक दिन शादी करके ससुराल ही जाना है। इसे तो घर के काम सिखा, फालतू स्कूल में भेजती रहती है। तुम्हारी सास सही कह रही है। इसे स्कूल में पढ़ने भेजेगी तो गांव वाले बातें बनाएंगे। तुझे पता भी है कि हमारे गांव में लड़कियां स्कूल में नहीं पढ़ती, लड़के ही स्कूल में पढ़ते हैं और बड़ी बड़ी नौकरी पर लगते हैं। कोई फौज में जाता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, पर लड़कियों को घर के काम ही शोभा देते हैं। हाँ। कृष्णा अपनी सास ससुर की बातों का जवाब नहीं देती और केशवी को स्कूल छोड़ने चली जाती है। ये लो, अब एक लड़की भी स्कूल में पढ़ेगी। भाई क्या जमाना आ गया भाई, बताओ है। हमारे गांव में तो लड़कियां सिर्फ चूल्हा चौका ही सीखती हैं, पर ये कृष्णा तो हमारे गांव को बदनाम करने पर तुली हुई है भाई। ऐसा है भाई, जब पति सिर पर होता है तो थोड़ा डर होता है। अब सास ससुर ठहरे बूढ़े, उनकी बातों का तो इस पर फर्क नहीं पड़ता होगा, इसलिए अपनी मनमानी कर रही है। माँ, गांव में सब ऐसे क्यों बोल रहे हैं? कल मुझे रजनी भी यही कह रही थी कि हम लड़कियों को स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें घर के काम सीखने चाहिए, स्कूल हमारे लिए नहीं बना है। केशवी बेटा, तू इन सब की बातों पर ध्यान मत दिया कर। तुझे एक दिन फौज में भर्ती होना है और अपने पिता के सपने को पूरा करना है, इसलिए तू पढ़ाई के लिए खूब मेहनत कर। कृष्णा केशवी को समझा देती है। उस दिन से केशवी पढ़ने में खूब ध्यान लगाती थी, पर उसकी पढ़ाई की बात गांव के मुखिया तक पहुंचती है और वो कृष्णा को बुलाता है। देख कृष्णा, मैंने सब सुन लिया है। तू अपनी बेटी को स्कूल में पढ़ा रही है, लेकिन तू जानती है हमारे इस गांव में लड़कियों को पढ़ने की इजाजत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ लड़के ही पढ़ते हैं, इसलिए आज के बाद तू अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजेगी। नहीं चौधरी साहब, मैं अपने विचार नहीं बदलूंगी। मैंने केशवी के पिता को वचन दिया था कि बड़े होकर वो फौज में भर्ती होगी। तू मेरे आगे अपनी जुबान चलाती है। अगर तुझे अपनी बेटी को पढ़ाना है तो तू इस गांव में रहकर तो ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, कहीं और जाकर रहना है तो रह ले, पर मैं अपने गांव में तुझे नहीं रहने दूंगा। कृष्णा घर आती है और अपना सामान बांधने लगती है। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है? अच्छा खासा गांव में घर है, रहने को जगह है और तू काम भी कर रही है। अब हम बूढ़े बुढ़िया को लेकर तू कहाँ कहाँ भटकेगी। तू चौधरी साहब की बात को मान क्यों नहीं लेती? लड़की को बड़ा करके ससुराल विदा कर, वो तेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। नहीं बाबूजी, मैं अपनी बच्ची को पढ़ाई नहीं छोड़ने दूंगी। हम कहीं और चलकर रह लेंगे। वैसे भी इस गांव में लड़कियों की कोई इज्जत नहीं है। कृष्णा बहुत परेशान थी कि वो अपने पति का सपना कैसे पूरा करेगी। कृष्णा के ससुर के मन में यही सवाल चल रहा था कि किस तरह से वो अपनी बहू को इस गांव से जाने के लिए रोके। तभी उनके सपने में उनका बेटा विनोद आता है। बाबूजी, कृष्णा को इस समय आपकी बहुत जरूरत है। अपनी बेटी को फौज में भर्ती होने का सपना मैंने और कृष्णा हम दोनों ने देखा था। मैं चाहता हूँ आप कृष्णा की मदद करो और मेरा सपना पूरा करो,
तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। बाबूजी, मेरी बेटी फौज में जाएगी, देश की रक्षा करेगी तो मेरी आत्मा को बहुत खुशी मिलेगी। इतना कहते ही विनोद की आत्मा गायब हो जाती है और उसके पिता की आंख खुल जाती है। वो सारी बात अपनी पत्नी को बताता है और दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर हमारे बेटे की आत्मा को ऐसा करके शांति मिलती है तो हम अपनी बहू और पोती का साथ जरूर देंगे। हम उसके साथ ये गांव छोड़ देंगे। और फिर अगले दिन कृष्णा अपने सास ससुर और केशवी को लेकर जम्मू आ जाती है और वहीं पर एक किराए का कमरा लेती है। कृष्णा वहां एक कपड़ों की दुकान पर नौकरी करने लगती है और केशवी को स्कूल में डाल देती है। धीरे धीरे समय बीतता है और केशवी बड़ी हो जाती है। वो अपनी ट्रेनिंग पूरी करती है और फौज में भर्ती हो जाती है। अपनी फौजी बेटी को अपने सामने देखकर कृष्णा बहुत खुश थी। पोती को फौजी बना देख और अपने बेटे का सपना पूरा होता देख केशवी के दादा दादी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। तभी केशवी के मोबाइल पर फोन आता है। माँ, मुझे जाना होगा। मीरपुर गांव में कुछ आतंकवादी घुस आए हैं तो आर्मी को बुलाया गया है, जिसमें मेरा भी नाम शामिल है। मीरपुर गांव का नाम सुनकर कृष्णा के सास ससुर और कृष्णा हैरान रह जाते हैं। केशवी, मीरपुर गांव तेरी जन्मभूमि है, इसलिए उसे सुरक्षित रखना तेरी पहली जिम्मेदारी है। मेरी बच्ची, तू तो इस देश की बेटी है और तेरे साथ अब मेरा और धरती माँ दोनों का आशीर्वाद है। जीत कर लौटना। आतंकवादी गांव में घुस आए थे और उन्होंने वहां के मुखिया को पकड़ रखा था। केशवी आर्मी फोर्स के साथ मिलकर आतंकवादियों को पकड़ लेती है। गांव के मुखिया को जब पता चलता है कि केशवी उन्हीं के गांव की बेटी है तो वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होते हैं। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे परिवार को इस गांव से जाने के लिए बोल दिया था, पर आज तुम्हारी वजह से ही मीरपुर गांव के लोग सुरक्षित हैं। मुखिया जी, माँ ने मुझे यही कहकर भेजा था कि मीरपुर मेरी जन्मभूमि है और इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैंने अपना फर्ज निभाया। वीरपुर गांव का मुखिया और सारे गांव वाले मिलकर केशवी को सम्मानित करते हैं। उस दिन के बाद एक फौजी माँ की बेटी देश की सेवा में लग जाती है और मीरपुर गांव के लोगों की सोच भी बदल जाती है। रागिनी एक अमीर खानदान की लड़की थी। रागिनी के माता पिता नहीं थे, वो अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। रागिनी ने आनंद के साथ लव मैरिज की थी, इस कारण एक साधारण परिवार की बहू थी। रागिनी बहुत ही घमंडी स्वभाव की थी। भले ही शादी के बाद उसके पास इतने पैसे नहीं थे, फिर भी उसके शौक अभी भी अमीर थे। हर समय सहेलियों के साथ घूमना फिरना, उन्हें घर पर बुलाना, खाना पीना, यही उसकी आदत थी। ओके बाय। अच्छा सुनो, बाजार में कोई नए कपड़ों की सेल लगे तो मुझे फोन करना मत भूलना। रागिनी बहू, तुमने आज फिर अपनी सहेलियों को चाय नाश्ते पर बुला लिया। रोजाना इतना खर्चा करना अच्छी बात नहीं है। बस मेरी सहेलियां गई नहीं कि आपके लेक्चर शुरू हो गए। मैंने आपको कितनी बार कहा है माँ जी, अपनी गरीबी का रोना मेरे आगे मत रोया करो। मैं एक अमीर खानदान से आई हूँ और मुझे इस तरह की चीजें पसंद है। ये सब सहेलियों का आना जाना, शॉपिंग पर खर्च करना, ये सब मेरे लिए आम बात है। इसलिए आप अपने काम से काम रखो, मेरी लाइफ में दखलंदाजी करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। हेलो, हाँ भाभी, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं भाभी, मैं शाम को फ्री हूँ। हाँ हाँ, आप चिंता मत करो। आप मुझे साड़ी की फोटो भेज दो, मैं सेम कलर की फॉल लेते आऊंगी। हाँ ठीक है। अरे कोई बात नहीं भाभी, अब ननद अपनी भाभी के काम नहीं आएगी तो और कौन आएगा। रागिनी की भाभी उसे बार बार कोई ना कोई काम पकड़ा देती थी और रागिनी अपनी भाभी का कोई भी काम मना नहीं करती थी। ये लो भाभी,
मैं आपकी साड़ी की फॉल भी ले आई हूँ और कुछ फ्रूट और वेजिटेबल जो भी आपने कहा था वो सब ले आई हूँ। अरे क्या हुआ, आज आप खुद काम कर रही हो? मेड नहीं है क्या आज? नहीं, आज उसकी बेटी बीमार थी इसलिए छुट्टी कर गई है और रामदीन भी गांव गया हुआ है, इस वजह से सारे घर का काम मुझे ही करना पड़ रहा है। अरे भाभी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हटो, आप आराम से बैठो, मैं सारा काम निपटा लूंगी, आप मुन्ना की देखभाल करो। रागिनी सारे घर का काम करके खाना बना देती है। रागिनी, मुझे तुम्हारा कितना सुख है, तुम्हारी शहर में शादी ना हुई होती तो मुझे कितनी परेशानी होती। वो तो है भाभी, मुझे भी तो आप लोगों का कितना सुख है। अच्छा अब मैं चलती हूँ, आज मेरी फ्रेंड्स ने मुझे मार्केट आने के लिए बोला है, बहुत बढ़िया साड़ियों की सेल लगी है। आप भी चलो तो साथ में ही शॉपिंग कर लेंगे भाभी। नहीं नहीं, अभी तो मुन्ना को सुलाने का टाइम हो रहा है और बाकी सामान तो मैंने तुमसे मंगवा ही लिया है, फिर किसी दिन चलते हैं। रागिनी अपनी सहेलियों के साथ बाजार चली जाती है, उसे आने में रात हो जाती है। उसके हाथ शॉपिंग बैग से भरे हुए थे। क्या बात है रागिनी, तुम दोपहर के घर से निकली हुई हो और अब आ रही हो? अच्छा, मैंने तुम्हारे बैंक के अकाउंट में एक नंबर से 5,000 रुपए ट्रांसफर करवाए थे, वो मुझे भेज दो, मैं ऑनलाइन बिजली का बिल भर देता हूँ। कल आखिरी डेट है बिजली के बिल की। मैंने तो उन पैसों की आज शॉपिंग कर ली, बहुत दिनों से कुछ खरीदा ही नहीं था तो सोचा आज अच्छी अच्छी साड़ियां ही खरीद लेती हो। रागिनी, तुमने उन पैसों से शॉपिंग कर ली? तुम्हें पता भी है वो पैसे मैंने बिजली के बिल के लिए रखे हुए थे। खैर छोड़ो, तुम्हें कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। सिर्फ 5,000 रुपए की तो बात है, मैं भैया को फोन पर बोल दूंगी, वो तुम्हें दे देंगे। कोई जरूरत नहीं है भैया को बोलने की, अब तुमने खर्च कर ही दिए हैं तो कोई फायदा नहीं है। मैं देखता हूँ, कहीं से इंतजाम करता हूँ मैं। रागिनी बहू, अभी भी समय है, संभल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा खर्च करने के चक्कर में तुम बाद में पछताओ। मुझे कोई पछताना नहीं पड़ेगा माँ जी, मैं बहुत पैसे वाले खानदान की हूँ। मेरे भैया भाभी को बस एक फोन घुमाने की देर होती है, मेरे भैया फौरन मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। वो तो मुझे आनंद ने रोक दिया, वरना वो अभी के अभी मेरे अकाउंट में पैसे भेज देते। रागिनी किसी की भी कोई बात नहीं सुनती थी। कुछ दिनों से रागिनी को पैसों की परेशानी हो रही थी, इसलिए उसने अपनी एक सहेली महिमा से पैसे उधार लेने शुरू कर दिए। उसे लगता था कि वो कुछ दिनों में लौटा देगी। हेलो, हाँ महिमा, यार सुन, जिस नेकलेस का तूने मुझे फोटो और लिंक भेजा है ना, वो मुझे बहुत पसंद आ रहा है, पर यार मेरे अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है। सुन, तेरे अकाउंट में पैसे हैं तो मुझे उधार दे दे, मैं तुझे थोड़ी दिनों में लौटा दूंगी। तुझे तो पता ही है ना, भैया आउट ऑफ इंडिया गए हुए हैं तो वो कुछ दिनों बाद लौट आएंगे, मैं उनसे लेकर दे दूंगी तुझे, पर मैं नहीं चाहती कि नेकलेस मेरे हाथ से जाए। हाँ हाँ, मेरे पास तो अकाउंट में है। अरे मैं तुझे जानती हूँ, तू कोई छोटे खानदान की थोड़ी है, तेरे भैया शहर के जाने माने रिच पर्सन है, इतनी बात बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। देख, तेरे अकाउंट में 50,000 रुपए आ गए होंगे। हाँ आ गए, थैंक यू सो मच। चल अब मैं जल्दी से ऑर्डर कर देती हूँ, फिर ये बढ़िया नेकलेस मेरा होगा। वैसे बात सुन, जो अर्चना ने ये साइट तुझे भेजी है ये ठीक है ना, क्योंकि पहली बार मैं इस साइट से मंगवा रही हूँ। देख रागिनी, इस बारे में तो मैं नहीं जानती, मैंने तो तुझे मैसेज फॉरवर्ड कर दिया था, अब जिसको लेना है वो ले ले, और तूने मुझसे पैसे मांगे वो मैंने तुझे भेज दिए। मैंने एक रिंग पसंद की है, देखती हूँ, अगर हुआ तो ऑर्डर कर दूंगी, बाकी तू देख ले, तुझे ऑर्डर करना है तो कर ले, क्योंकि मेरे ख्याल से ये नेकलेस के 2 ही पीस रह गए, बाकी सब बिक चुके हैं। अच्छा चल ठीक है, फिर मैं जल्दी से पहले ऑर्डर कर दूं, फिर तेरे से बात करती हूँ। ओके बाय। रागिनी वो नेकलेस ऑर्डर कर देती है। कुछ दिनों बाद रागिनी का नेकलेस आना था, पर वेबसाइट खुल ही नहीं रही थी। अरे महिमा, तुमने जो लिंक भेजा था ज्वेलरी वाला, मैंने उससे वो नेकलेस ऑर्डर किया था, कल की डिलीवरी लिखी थी, पर अभी मैं वो साइट खोलकर देख रही हूँ तो वो साइट खुल ही नहीं रही। तुमने रिंग भी ऑर्डर की थी ना, देखना तुम्हारे में लिंक खुल रहा है क्या? अरे रिंग मैं ऑर्डर करने वाली थी, पर उस समय मैं किसी काम में बिजी हो गई, फिर देखा तो कोई ऑलरेडी खरीद चुका था, इसलिए मैंने नहीं की। पर तू रुक, मैं देखती हूँ। महिमा देखती है कि वो लिंक नहीं खुल रहा। रागिनी को पता चलता है कि वो साइट एक स्कैम था, वो साइट बंद हो चुकी है और उस पर जिसने भी ऑर्डर किया था सबके पैसे डूब चुके हैं। तो चल अब कर ही क्या सकते हैं। सुन, तो वो मेरे 50,000 रुपए कब तक दे देगी, मुझे ना जरूरत है। हाँ हाँ, मैं आज ही भैया को फोन करती हूँ, नहीं तो मैं भाभी से लेकर तुझे दे दूंगी। रागिनी अपने भैया को फोन करती है, पर अभी तक उसके भैया विदेश से वापस नहीं लौटे थे और ना ही उनका फोन लग रहा था। रागिनी अपनी भाभी से बात करने घर जाती है। रागिनी, तुम्हारे भैया अभी सो रहे होंगे, वहाँ रात है अभी, और वैसे भी मॉर्निंग में उनकी मीटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट। उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि मैं उन्हें कल रात तक बिल्कुल भी परेशान न करूं। पर तुम्हें ऐसी साइट से मंगवाने की जरूरत ही क्या थी? तुम जानती हो कि तुम अब पैसे वाले घर की नहीं हो, अब तुम एक गरीब परिवार की बहू बन चुकी हो, तो तुम्हें अपना थोड़ा घमंड छोड़ना चाहिए। हम भी कब तक तुम्हारे लिए करते रहेंगे? देखो, ये सब खर्चे तुम कर तो लेती हो, पर बार बार तुम्हारा हमसे पैसे मांगना, कहीं ना कहीं तुम्हारे भैया कुछ नहीं कहेंगे, पर मुझे ठीक नहीं लगता। और 50,000 कोई छोटी रकम नहीं होती है,
अब मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। सॉरी। अपनी भाभी की बातों को सुनकर रागिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि उसकी भाभी उसके साथ इस तरह का व्यवहार करेगी। जिस भाभी के वो सारे काम करने चली जाती थी, आज वही भाभी उसकी मुसीबत में सहायता नहीं कर रही थी। कहीं न कहीं गलती रागिनी की थी। उसे अपने आप पर घमंड था कि उसके भैया भाभी पैसे वाले हैं, इसलिए हमेशा उसकी मदद करेंगे। रागिनी घर लौट आती है और अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। रागिनी मन ही मन खुद से बातें कर रही थी। उसकी सारी बातें उसकी सास सुन लेती है। अगर मैंने अपनी ये सोने की चेन बेच दी तो आनंद मुझसे बहुत सवाल करेंगे। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रागिनी बहू, तुम्हें अपने जेवर बेचने की कोई जरूरत नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। माँ जी आप? हाँ बहू, मैंने सब सुन लिया है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो मेरी सोने की चूड़ियां, आराम से 50,000 की तो बिकी जाएंगी। तुम इन्हें बेचकर चुपचाप अपनी फ्रेंड के पैसे लौटा दो। इस बारे में आनंद को कुछ पता नहीं चलेगा। सॉरी माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं घमंड में आकर उधार तक मांगने लगी। मुझे लगता था मैं एक अमीर खानदान की लड़की हूँ, इसलिए जब चाहे मैं अपने भैया भाभी से पैसे मांग सकती हूँ, पर नहीं, मैं गलत थी। मुझे आपके और आनंद की बातों को मानना चाहिए था, समझना चाहिए था। आई एम सॉरी माँ जी, आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच। मेरे पास इतनी अच्छी माँ थी और मैं अपनी सास को माँ कभी समझ ही नहीं पाई। मैं प्रॉमिस करती हूँ माँ जी, मैं अब कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करूंगी और ना ही ऐसी गलती। रागिनी अपनी सास से माफी मांगकर चूड़ियों के पैसों से महिमा का उधार लौटा देती है। रागिनी अब कभी भी अपने भैया भाभी से पैसे नहीं मांगती थी। साथ ही अब वो अपने मायके भी बहुत कम जाती थी ताकि मायके में उसके ससुराल की इज्जत बनी रहे। उस दिन से रागिनी ने घमंड करना छोड़ दिया। अब उसने अपनी सहेलियों के साथ फालतू घूमना फिरना भी छोड़ दिया था। वो अब अपनी सास और अपने पति के साथ बहुत प्यार से रहने लगी। वर्षा बहू नजर नहीं आ रही, सुबह से गायब है। तुम्हें पता तो है माँ, वर्षा सुबह बाजार के लिए निकल जाए तो शाम से पहले लौटती नहीं है। आ तो गई हूँ, वो मेरी सहेली ने बताया था सस्ती साड़ियों की सेल लगी हुई है। वो 2 साड़ी फालतू खरीद लाई तो मुझे बोली कि तू रख ले। मैं उसी के घर चली गई थी। इतनी साड़ियां पहले रखी हुई हैं, वो कहाँ संभालोगी बहू? माँ जी, मुफ्त में कोई चीज मिले तो लेने में हर्ज ही क्या है? बहन जी, कपड़े धोने का सर्फ लोगी? अगर 5 पैकेट लोगी तो ये बाल्टी मुफ्त में मिलेगी। 5 पैकेट के साथ 1 बाल्टी मुफ्त? माँ जी खरीद लेते हैं, मेरे बाथरूम की बाल्टी टूट गई है, ये मुफ्त में मिल जाएगी, वो भी 200 रुपए के 5 सर्फ के पैकेट। वर्षा पहले सर्फ देख तो ले इस्तेमाल में कैसा है, पता चले बेकार हो। माता जी सुबह से बहुत पैकेट बेच चुके हैं, लेना है तो लो, नहीं तो हमें और भी जगह बेचने जाना है। माँ जी मुझे बाल्टी की जरूरत है, ये लो 200 रुपए, लाओ सर्फ इधर दो, कपड़े तो धोने ही है, अभी इस नई बाल्टी में ही डुबो देती हूँ। अरे ये सर्फ में झाग क्यों नहीं बन रहा? ये क्या, ये तो मामूली पाउडर है और ये बाल्टी मानो अभी चटक जाएगी। और करो लालच। ये कहानी है वर्षा की, जो अपने पति विनोद और सास ससुर के साथ जबलपुर में रहती थी। वर्षा का 3 साल का एक बेटा भी था जिसका नाम वंश था। वर्षा स्वभाव से बहुत लालची थी। मुफ्त में कुछ भी मिल जाए बस, उसकी इस आदत से घर के सभी लोग परेशान थे। एक दिन, विनोद ये देखना, मेरी सहेली ने मुझे मोतियों की ये माला दी है, कैसी लग रही है? वो पहनती नहीं थी, मैंने कहा मुझे दे दे। अच्छी है, पर ऐसे हर बार तुम किसी न किसी सहेली के घर जाती हो और कोई न कोई चीज लेकर आती हो, अच्छा नहीं लगता। विनोद तुम खुद तो कभी कुछ लाकर देते नहीं हो और मेरी सहेलियां दें तो तुम्हें बुरा लगता है। विनोद इसे कुछ भी कहना बेकार है। माँ जी, एक तो वैसे ही शादी के बाद इस घर में मुझे कोई सुख नहीं मिला, ऊपर से आप मुझे ही सुना रहे हो। अरे अब बस भी करो, तुम लोगों की सारा दिन चिक चिक सुनकर मोहल्ले वाले भी कहते हैं कोई भिंडी बाजार है हमारा घर। वंश आओ, तुम्हें तैयार कर दूं, बर्थडे में जाने का समय हो रहा है। अब आज किसका जन्मदिन है जो दोनों माँ बेटे तैयार होकर जा रहे हो? दादी, मेरे दोस्त दीपक का बर्थडे है, वो बहुत बड़े फार्म हाउस में पार्टी दे रहा है, इसलिए मम्मी पापा दोनों को ले जा रहा हूँ। ये सफेद कमीज और कोट पहन लेना जी, तुम्हारे लिए कल स्पेशल खरीद कर लाई थी। इतने पैसे वाले लोगों के बीच कुछ तो ढंग के दिखो। वर्षा विनोद और वंश के साथ बर्थडे पार्टी में पहुंचती है। वहां पर उसे उसकी सहेली मीनल मिल जाती है। अरे वर्षा, और बता कैसी है? कोई बड़े दिनों बाद मिलना हुआ,
ये तो तूने वही साड़ी पहनी है ना जो मैंने तुझे सस्ते दामों पर बेच दी थी। यहाँ तो चुप हो जा मीनल, वो तो काफी पुरानी बात हो गई, किसी ने सुन लिया तो। वर्षा जरा इधर आना। देखा, मैं तभी बोल रहा था, यूं लालच में आकर बिना सोचे समझे कुछ भी खरीदती रहती हो। मम्मी मुझे भी इस साल अपना बर्थडे ऐसे ही फार्म हाउस पर मनाना है। इतनी धूमधाम से जन्मदिन मनाना बेटे तेरे पापा के बस की बात नहीं है, भूल जा। किसी बड़े खानदान में पैदा हो जाता तो शायद ऐसा धूमधाम वाला जन्मदिन मना पाता। चलो काफी देर हो गई है, ऑटो भी नहीं मिलेगा। क्या हुआ वंश बेटा, दीपक के साथ कुछ देर और खेल लो। बस सर, ऑटो मिल जाए तो टाइम से घर पहुंच जाएंगे। इसमें चिंता की क्या बात है, मैं अभी ड्राइवर को बोलता हूँ, वो आप लोगों को छोड़ आएगा। अरे नहीं सर, आप परेशान। वो हमारी गाड़ी ठीक होने गई है, इसलिए हम कैब करके आए थे, अब हो नहीं रही तो ऑटो। विनोद, जब मिस्टर अरोड़ा इतना जोर दे रहे हैं तो चल लेते हैं। बड़ी गाड़ी में बैठने का अलग ही मजा है और ऑटो के पैसे भी बच जाएंगे। वर्षा विनोद को जबरदस्ती मिस्टर अरोड़ा की गाड़ी में चलने के लिए कहती है और मजबूरी वश विनोद को उसका कहना मानना पड़ता है। जब से वर्षा बड़ी गाड़ी में बैठकर आई थी तब से ना जाने रोजाना कौन से सपनों में खो जाती थी। ऐसे ही एक दिन, काश इतनी बड़ी गाड़ी हमारे पास भी होती तो उसमें सचमुच कितना मजा आता। आलीशान घर, बड़ी गाड़ी, दौलत, शोहरत, सब कुछ हो तो कितना मजा आए जिंदगी जीने का। बेटी, दौलत शोहरत से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। आप कौन हो जो मुझे ये उपदेश दे रहे हो? और कौन कहता है पैसा सारी खुशियां नहीं देता? अगर मेरे पास भी पैसा हो तो मैं तो बस खुश ही खुश रहूं। अच्छा, चलो एक काम करो, मैं तुम्हें नोट छापने की एक मशीन दूंगा, पर वो एक जादुई मशीन होगी जो रोजाना घर में से कोई भी एक चीज लेकर बदले में तुम्हें नोट देगी। लेकिन याद रखना, मशीन रोजाना नोट देती है, इसलिए एक दिन भी तुमने उस मशीन को कुछ नहीं दिया, फिर वो तुम पर हावी हो जाएगी। बाबा, मुझे तो रोजाना ही नोट चाहिए, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है, बस आप मुझे जल्दी से वो नोट छापने की मशीन दे दो, फिर तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। साधु वर्षा को नोट छापने की मशीन दे जाता है। कौन था वर्षा, इतनी देर से दरवाजे पर क्यों खड़ी थी? ये देखो माँ जी, एक साधु बाबा मुझे ये नोट छापने की मशीन दे गए हैं। अब रोजाना ये मशीन किसी भी एक चीज के बदले नोट देगी। ये तो कहीं नहीं सुना, तू तो लग रहा है दिन में सपने देख रही है और जादू और चमत्कार की बातें कर रही है। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, रुको मैं आपको इस मशीन में से नोट निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखो, मैंने इसमें ये रुमाल डाला और अभी देखना नोट बाहर आएंगे। हाँ, ये तो कमाल हो गया वर्षा बहू, इस मशीन में तो नोट छपकर बाहर आ रहे हैं। सुनो जी, ये देखो, वर्षा बहू को एक साधु बाबा नोट छापने की मशीन ये मशीन तो सच में नोट छाप रही है। बाबूजी, अब आप देखते जाओ, हम लोग कुछ ही दिनों में करोड़पति बन जाएंगे। नोट छापने की मशीन देखकर विनोद ना जाने किस चिंता में था। वो वर्षा से बोला, वर्षा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इस तरह से मशीनों में कोई चीज डालकर नोट निकालना गलत है। मुझे तो इसमें कोई राज छुपा दिखाई पड़ता है। ऐसा ना हो ये लालच तुम्हें ले डूबे और कहीं तुम्हें पछताना न पड़े। अरे पछताऊंगी क्यों, जब रोजाना नोट हाथ में आएंगे तो फिर तो मानो रोज दिवाली। आओ माँ जी, आओ माँ जी, आज हम ढेर सारी शॉपिंग करने चलते हैं। मुझे कुछ चीजें दे दो ताकि मशीन में से नोट निकाल सकूं। मम्मी, मुझे भी ढेर सारे महंगे खिलौने खरीदने हैं। मेरे दोस्त दीपक के पास बहुत बढ़िया और महंगे खिलौने हैं। ठीक है, आज तुम जितने मर्जी खिलौने खरीद लेना, मेरे पास बहुत पैसे हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे। इस तरह वर्षा ने पैसे आते ही घर का नक्शा बदल दिया। नया घर, गाड़ी, धन दौलत सब कुछ उसके पास आ गया। एक दिन, हेलो मीनल, मेरे बेटे वंश का हैप्पी बर्थडे है, तो तुम्हें भी आना है। बहुत बड़े 5 स्टार होटल में पार्टी दे रही हूँ। ठीक है, बाय। वर्षा, ये क्या, तुम वंश के जन्मदिन की पार्टी दे रही हो? अरे, आज जब हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है तो हम अपने वंश का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मना सकते हैं। वर्षा वंश के जन्मदिन की तैयारियां कर रही थी। अचानक, विनोद, तुमने वंश को देखा है? दिखाई नहीं दे रहा। अपने कमरे में होगा, इतने सारे वीडियो गेम
महंगे खिलौने तुमने लाकर दे दिए, अब तो उन्हीं में लगा रहता है। वर्षा, सुबह से वंश अपने कमरे में ही बैठा है। मैं वंश को बुलाकर लाता हूँ। वंश बेटा, वंश कहाँ हो? वंश कहाँ गया? मेरा मन घबरा रहा है। ऐसे घर से कहाँ जा सकता है? इधर उधर जरा पड़ोस में ढूंढो। आज जन्मदिन पर हमारे पैर छूने भी नहीं आया, नहीं तो सबसे पहले उठकर हमारे पास आता है। ये नोट मशीन में वंश की टी शर्ट कैसे नजर आ रही है? वंश, वंश, इसका मतलब नोट मेरे वंश को खा गई। क्या हुआ, रोने क्यों लगी? विनोद, मुझे साधु बाबा ने बोला था अगर इस नोट मशीन में एक भी दिन कुछ नहीं गया तो ये हम पर हावी हो जाएगी, और ऐसा ही हुआ। आज मैंने मशीन का इस्तेमाल नहीं किया तो इस मशीन ने खुद से मेरे वंश को अपने में ले लिया, और ये देखो बदले में नोट छपे हुए। मेरे बच्चे के बिना मैं क्या ऐश करूंगी। वर्षा रोने लगती है, पर नोट वाली मशीन वर्षा के पति विनोद, सास और ससुर तीनों को खींच लेती है और बदले में ढेर सारे नोट मशीन से बाहर आ जाते हैं। ये नहीं हो सकता, मैं अपने परिवार के बिना ये सब धन दौलत क्या करूंगी? मेरी असली दौलत तो मेरा परिवार है। साधु बाबा आप सही कह रहे थे, मुफ्त का धन खुशी नहीं देता, मेहनत से जितना भी कमाओ खुशी देता है। बाबा ये मशीन वापस ले लो, मुझे मेरे अपने दे दो, मैं कभी लालच नहीं करूंगी। नोट मशीन मेरे परिवार के लोगों को वापस कर, नहीं तो मैं तुझे तोड़ दूंगी। हे भगवान, इसके दिन में देखने वाले सपनों ने तो दिमाग खराब किया हुआ है, तभी नींद में सब कुछ फेंक रही है। वर्षा, ओ वर्षा, आज वंश का जन्मदिन है, उसके दोस्त आते ही होंगे। भटूरे का आटा तैयार कर दिया है, जाकर छोले बना ले। विनोद केक लेने गया हुआ है और तेरे बाबूजी वंश के साथ गुब्बारे फुलाने में लगे हुए हैं। ये सपना था, मेरे अपने मेरे पास है। माँ जी इधर आना, आज आपको गले लगाने का मन हो रहा है। आज इतना लाड क्यों दिखा रही है? कहीं इसलिए तो नहीं छोले भी मैं ही बना दूं? मेरी प्यारी सासू माँ। Thanks for watching. संजू सुबह से अपनी माँ शारदा को गांव में मेला देखने जाने की जिद कर रहा था। शारदा का पति शराबी था, इसलिए वो घर में पैसे नहीं देता था। इसी कारण शारदा गांव के बड़े सेठों के खेत पर काम करके अपना गुजर बसर करती थी। माँ, मेला देखने चलो ना, मेरे सारे दोस्त मेला देखने गए हैं, मुझे भी मेला देखने जाना है। आज दोपहर में पक्का चलूंगी। बस मुझे थोड़ी सा मजदूरी का काम करना है, वहाँ से थोड़े पैसे भी मिल जाएंगे, ठीक है ना? फिर हम मेला देखने जरूर जाएंगे। ठीक है माँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम काम से जल्दी आ जाना। संजू शारदा का इंतजार कर रहा था। शारदा थोड़ा मजदूरी का काम करके घर लौट आई। उसके हाथ में कुछ पैसे थे। वो खुश थी कि वो संजू को मेला दिखाने ले जाने वाली है। तभी उसका पति सुनील आ जाता है। कहाँ जा रही है तो इस समय? ला ये पैसे इधर दे, इधर ला। अरे ये पैसे मैं तुम्हें नहीं दे सकती, मैं संजू को मेला दिखाने ले जा रही हूँ। जब देखो फिजूल खर्च करती रहती है, कोई मेला देखने नहीं जाएगा। सुनील वो पैसे छीनकर घर से बाहर चला जाता है। संजू मेरे बच्चे चुप हो जा, कल मैं और पैसे कमा कर लाऊंगी, फिर मैं तुझे मेला दिखाने जरूर ले जाऊंगी। संजू रोता हुआ घर से बाहर चला जाता है। तभी वो देखता है आज उस पेड़ से एक बैल बंधा है। बैल की आंखों में आंसू थे, ऐसा लग रहा था कि बैल भी रो रहा है। संजू ने जब उस बैल से रोने का कारण पूछा तो बैल इंसानों की भाषा में बात करने लगा। अरे तुम क्यों रो रहे हो? रोना तो मुझे चाहिए, तुम्हें किस बात की तकलीफ है? मेरे पास तो मेला देखने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए रो रहा हूँ, पर तुम्हारी रोने की क्या वजह है? क्योंकि मेरा मालिक मुझे किसी और को बेच रहा है। अगर मुझे कोई खरीद कर ले गया तो वो मुझे मार देंगे, क्योंकि मैं बहुत बीमार हूँ। तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे मालिक से तुम्हें छुड़ा लूंगा, अपने मालिक को आने दो। कुछ देर बाद बैल का मालिक वहां आता है और जैसे ही वो उसकी रस्सी खोलने लगता है, संजू उससे विनती करता है। आप इस बैल को किसी को मत दो, आपको पता है ये बीमार है, अगर आप किसी अनजान को ये बैल दोगे तो वो इसे मार देंगे, इसका इलाज नहीं करवाएंगे, आप इसे मुझे दे दो। तेरा दिमाग खराब है? मैं मुफ्त में क्यों दूं? तुझे मैं बेच रहा हूँ इसे। ठीक है,
तो आप बस एक दिन रुक जाओ, मुझे पैसे इकट्ठे करने दो, मैं इस बैल को खरीद लूंगा। अरे पागल समझा है क्या? तू छोटा सा बच्चा इतने रुपए कहां से लाएगा? तुझे पता भी है ये बैल कितना महंगा बिकेगा। बस मुझे थोड़ी देर का समय दो, मैं आधे घंटे में ले आऊंगा। अब ठीक है, तो इसके पास बैठ जा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बैल का मालिक कुछ देर के लिए अपने घर चला जाता है। संजू परेशान हो जाता है कि वो इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कहां से लाए। तभी बैल उससे बोलता है, संजू, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत दयालु हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। मैं तुम्हें वो स्थान बताता हूं जहां धन से भरा हुआ एक कलश दबा हुआ है। तुम उसमें से थोड़ा धन मेरे मालिक को देकर मुझे खरीद लेना, और बाकी का धन तुम्हारे काम आ जाएगा, जिससे तुम मेला भी देख सकते हो और तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। मैं चाहता तो मालिक को भी उस छिपे धन के बारे में बता सकता था, पर मालिक ने मेरी कभी भी कोई परवाह नहीं की। हमेशा मुझे गरीबी में पाला, मुझे भूखा रखा। स्वार्थी इंसान के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, इसलिए तुम जल्दी से वो धन ले आओ। ठीक है दोस्त, तुम मुझे बता दो कि वो धन से भरा कलश कहाँ है। वो धन से भरा कलश कहीं और नहीं, इसी पीपल के पेड़ में है। पीपल के पेड़ के उस खोखल में हाथ डालो, वहां पर तुम्हें एक कलश मिलेगा। जल्दी करो संजू। हाँ, मैं अभी देखता हूँ। संजू पीपल के पेड़ के तने में बने एक खोखले में हाथ डालता है तो उसे धन से भरा हुआ एक कलश मिलता है। बैल के कहे अनुसार संजू उसमें से थोड़ा धन अलग करके कलश को वापस उसी खोखले में रख देता है। इतनी देर में मालिक आ जाता है। बैल का मालिक लालची था, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि वो धन कहाँ से आया। वो तो बस संजू को अपना बैल देकर वो धन ले लेता है। बैल का मालिक वहां से चला जाता है। चलो दोस्त, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। अब तुम मेरे साथ रहोगे। अब तो तुम खुश हो ना? हाँ संजू, मैं बहुत खुश हूँ। अब तुम बाकी का बचा हुआ धन भी वहां से निकाल लो। बैल के कहे अनुसार संजू ने उस कलश को उठा लिया और वो बैल को लेकर घर आ गया। घर आकर उसने माँ को सारी बात बताई। माँ, ये देखो, मेरे दोस्त ने हमारे लिए कितना सारा धन दिया है। अब हम मेला देखने जरूर जाएंगे और दोस्त भी हमारे साथ चलेगा। क्यों दोस्त? हाँ, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। अरे, तुम तो इंसानी भाषा बोलते हो। मैं सिर्फ उन्हीं के साथ इंसानों की भाषा बोलता हूँ जो मुझे समझते हैं, मुझे प्यार करते हैं। बाकी सबके लिए तो मैं एक आम जानवर हूँ जो चुपचाप रहता है।